नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकेडमी पर बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए जीएस का एक कुछ क्वेश्चन है, जो पीसीएस स्तर तक का है, जिसकी कठिनाई पीसीएस स्तर की है। ये आपके आरओ के लिए भी है, यूपी पीएससी 2021 इसके लिए भी है। साथ ही साथ जीएस से रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, सभी परीक्षाओं के लिए है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, ये पूछा गया है कि अंतःद्रव्यी जालिका तथा राइबोसोम की भूमिका कोशिका में महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि महत्वपूर्ण क्यों होती है? जो कोशिका में अंतःद्रव्यी जालिका होती है और राइबोसोम होते हैं, वो क्यों होते हैं, ये महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका कथन दिया हुआ है और इन्हीं में से बताना है आपको कि कौन सा सही है। पहला है कि इन्हें कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। दूसरा है, ये कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा है, ये जीवद्रव्य को घेरे रहते हैं। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि जो बी वाला ऑप्शन है, ये कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। जो अंतःद्रव्यी जालिका होती है और जो राइबोसोम होता है कोशिका में, ये क्या करता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल से हल्का होने के कारण जल पर तैरता है? जल से हल्का कौन सा है जो जल पर तैरता है? पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, दूसरा है मैग्नीज, तीसरा है मैग्नीशियम और चौथा है सोडियम। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि जल से हल्का इन चारों में से जल से हल्का सोडियम होता है। सोडियम ये जल पर तैरता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सोडियम का जो घनत्व होता है वो 0.97 होता है। ठीक है साथियों, 0.97 होता है। इसका घनत्व 0.97 होता है, इसीलिए सबसे ये हल्का होता है। ये जल से भी हल्का होने के कारण जल पर तैरता है सोडियम। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। घनत्व तो जान लीजिए, सोडियम का 0.97 होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संबंध में है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया है और इसमें से आपको बताना है। पहला कथन है कि ये प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं। दूसरा है, अरावली पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है। तीसरा है, असम के पठारी भागों में ये शिलांग श्रेणी के नाम से विस्तृत हैं। और चौथा है, सभी कथन सत्य हैं। तो सबसे पहले साथियों थोड़ा सा आप ये जान लीजिए कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उनका निर्माण कैसे हुआ, ये समझ लीजिए। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं उनके निर्माण के क्रम में आप ये कह सकते हैं कि आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है साथियों, तो जैसे कि पहला ऑप्शन है कि ये प्राचीनतम परतदार चट्टान है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, अरावली पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अरावली पर्वत जो है वो जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। और तीसरा है, असम के पठारी भागों में ये शिलांग श्रेणी के नाम से विस्तृत है, बिल्कुल सही है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संबंध में जितने भी कथन हैं कि प्राचीनतम परतदार चट्टान है, ये अरावली पर्वत का निर्माण करती हैं इसी क्रम की चट्टानों से। और तीसरा, असम के पठारी भागों में ये शिलांग श्रेणी के रूप में विस्तृत हैं, ये जानी जाती हैं। तो तीन के तीनों कथन यहाँ पर सत्य हैं, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य हैं। फिर अगला है, सुमेलित करना है। सुमेलित करना है, देखिए जनजातियां हैं एक तरफ और एक तरफ उनके स्थान है, ये सुमेलित करना है आपको। प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं, सही उत्तर दीजिए, सही सुमेलित करना है। जैसे
बोरो हैं, ये कहाँ की हैं, नबा जनजाति है, ये कहाँ की है, फुलानी जनजाति है, ये कहाँ की है, बंतू जनजाति है, ये कहाँ की हैं। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि आप इसको सुमेलित करना है तो मैं आपको बता दूं कि बोरो, जैसे आपने कहा बोरो जनजाति, ध्यान से देखते रहिएगा, याद भी शायद हो जाए आपको, बोरो जनजाति। तो अब जब भी बोरो का नाम आए तो ब्राज़ील से इसको जोड़ दीजिए, बा से ब्राज़ील और बा से बोरो, तो ये तो सही हो गया, ये पहले से ही सुमेलित है। फिर नबा का जब नाम आए तो इसके अंत में ना है और इसके शुरुआत में ना है और इसके अंत में ना है, ये भी सुमेलित है। नबा सूडान, बोरो से ब्राज़ील, नबा से सूडान, ना नबा के शुरुआत में ना है और सूडान के अंत में ना है, तो नबा से सूडान। वहीं पर जब फुलानी की बात आए, फुलानी की जब बात आए तो फुलानी आप पश्चिम अफ्रीका लगाइए, और बंतू की बात आए तो दक्षिण अफ्रीका लगाइए। बस दो सही था पहले से ही, दो आपने सुमेलित कर दिया है। ठीक, फुलानी पश्चिम अफ्रीका और बंतू दक्षिण अफ्रीका। ठीक, बंतू दक्षिण अफ्रीका और फुलानी पश्चिम अफ्रीका। तो इस तरह से आपका ये सुमेलित हो गया। तो देखिए, पहला का ए, दूसरा का बी, मतलब ए का 1, बी का 2, सी का 4, 1 2 4 3, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल अगले पेज पे है। तो अगले पेज पे पूछा गया है साथियों कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से बेमेल हैं, मतलब 3 दिया हुआ है तो 3 में से एक ऐसा है कि जो सुमेलित नहीं है, बाकी 2 सुमेलित है। तो जो सुमेलित नहीं है, जो बेमेल है, वही पूछ रहा है। ये सब झील है, ये सब झील है और ये उनके स्थान हैं। तो 2 सुमेलित है और एक सुमेलित नहीं है, तो जो सुमेलित नहीं है वही आपको बताना है। अथाबस्का झील, यूरेनियम सिटी, ग्रेट बैरियर झील, पोर्ट रेडियम, ग्रेट स्लेव झील, येलो नाइफ सिटी, किसको किस नाम से जाना जाता है। तो आप ये जान लीजिए साथियों कि अथाबस्का सिटी जो है, ये तीनों झीलें कनाडा में स्थित हैं। अथाबस्का झील, ग्रेट बैरियर झील और ग्रेट स्लेव झील, ये तीनों झीलें कनाडा में स्थित हैं। और अथाबस्का झील को यूरेनियम सिटी भी कहा जाता है, ग्रेट बैरियर झील को पोर्ट रेडियम कहा जाता है। और पोर्ट रेडियम जो है, जो पोर्ट रेडियम है साथियों, इसी ग्रेट बैरियर झील के तटवर्ती भागों को कहा जाता है। फिर ग्रेट स्लेव झील जो है, इसके तटवर्ती भागों को यूरेनियम सिटी, येलोनाइफ सिटी कहा जाता है। तो इस तरह से ये 3 के तीनों सुमेलित हैं, ये 3 को तीनों सही हैं, तीनों सही हैं। तो 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे, तीनों सही हो जाएंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिलती है। पूछा जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश से विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है एक नदी और उत्तर प्रदेश के यमुना में जाकर मिलती है, मतलब यमुना की एक सहायक नदी है जो विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है, वो कौन सी नदी है। तो इनमें से आपको बताना है। और यमुना की सहायक नदी है वो जो विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है, मध्य प्रदेश में है विंध्य पर्वत श्रेणी, वहाँ से निकलती है और यमुना की सहायक नदी यमुना में जाकर मिल जाती है। तो वो पूछा जा रहा है कौन सी नदी है, तो आप लोग जान लीजिए वो बेतवा नदी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से आकर मिल जाती है, तो यमुना नदी की सहायक नदी है। अगले सवाल पे चलते हैं। सुमेलित करें और नीचे दिए हुए कोड से उसका आंसर दें। देखिए, अमृत क्रांति, भूरी क्रांति, सुनहरी क्रांति और रजत क्रांति किस किस के लिए है। अमृत क्रांति ऊर्जा और उर्वरक के लिए, भूरी क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना है, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन,
रजत क्रांति, अंडा उत्पादन। ये इनमें से आपको सुमेलित करना है, तीर लगा लगा के, उसी हिसाब से आपको आंसर बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो अमृत क्रांति है साथियों, ये नदियों को जोड़ने से संबंधित है, ठीक। और जो भूरी क्रांति है वो ऊर्जा एवं उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। वहीं पर अगर हम सुनहरी क्रांति की बात करें तो सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। इस तरह से आपका सुमेलित हो गया, ए का 2 और बी का 1, ए का 2, बी का 1 और सी का 3, डी का 4। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है कि पूर्व के ग्रेट ब्रिटेन के उपनाम से जाना जाता है। पूर्व में ग्रेट ब्रिटेन के उपनाम से किसको जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया को, या जापान को, या सिंगापुर को, या दक्षिण कोरिया को? इन चारों ऑप्शंस में से आपको चुनना है। तो आप ये जान लीजिए कि जो जापान है इसी को पूर्व के ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। जापान को पूर्व के ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। इसको जापान को आप और भी नामों से जानते हैं। कौन कौन से नामों से? एक नाम है सूर्य का देश, इसको सूर्य के देश के भी नाम से जाना जाता है। जापान को सूर्य का देश, सूर्य के देश के नाम से भी जाना जाता है जापान को। एक तो सूर्य के देश के नाम से जाना जाता है और दूसरा फूलों के देश के नाम से जाना जाता है। जापान की बात हो रही है। इसको सूर्य का देश भी कहते हैं और फूलों का देश भी कहते हैं। इसके दो नाम और हैं, ये भी जान लीजिए। और इसको पूर्व के ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है जापान को। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले पेज पे। तो अगले पेज पे प्रश्न दिया हुआ है, दो कथन दिए हुए हैं और इन दोनों कथनों में पूछ रहा है कौन से सही हैं। पहला कथन है नोवा मंडी लौह अयस्क क्षेत्र झारखंड में स्थित है। नोवा मंडी लौह अयस्क क्षेत्र झारखंड में स्थित है, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है कि मोसाबानी उड़ीसा में स्थित है, यह तांबा उत्पादन क्षेत्र है, ठीक, यह तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये दो कथन हो गए। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है केवल एक सही है, दूसरा केवल दो सही है, तीसरा केवल दोनों सही है और चौथा ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि जो नोवा मंडी लौह अयस्क क्षेत्र है ये झारखंड में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और इसी के साथ साथ जो मोसाबानी है ये भी झारखंड में ही स्थित है और ये तांबा उत्पादन क्षेत्र है, लेकिन ये उड़ीसा में नहीं है, ये झारखंड में ये भी है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, दूसरा गलत है। तो इस तरह से आपका विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से कौन सी एक चिनाब नदी पर स्थित नहीं है? चिनाब नदी पर स्थित नहीं है, ये जरूर देखिए। पहला है दुलहस्ती, दूसरा है सलाल, तीसरा उरी और चौथा बगलिहार। तो यहाँ पर जो दुलहस्ती है और जो सलाल है और जो बगलिहार है, ये तीन के तीनों चिनाब नदी पर ही हैं। एक जो चिनाब नदी पर नहीं है वो उरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये चिनाब नदी पर स्थित नहीं है। ये किस नदी पर है? ये झेलम नदी पर है साथियों, झेलम नदी, ये झेलम नदी पर स्थित है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। और यही पूछ रहा है कि कौन सा चिनाब नदी पर स्थित नहीं है, ये झेलम नदी पर है, उरी, ठीक। उरी जो बांध है ये तुलबुल परियोजना के तहत इसको बनाया गया था, जो झेलम नदी पर है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के महान्यायवादी के संबंध में सत्य है? भारत का ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। महान्यायवादी की कुछ विशेषताएं हैं। कथन में देखिए कि इसका कार्यकाल संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। पूछ रहा है क्या ये सही है कि गलत है? दो कथन है। दूसरा है भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है, ये दूसरा कथन है। तीसरा है महान्यायवादी को एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार मिलते हैं। तो ये तीन कथन आपको दिए गए हैं
3 कथन आपको दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका कार्यकाल संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है, इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, ये कथन गलत है। संविधान में महान्यायवादी का कार्यकाल सुनिश्चित नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है महान्यायवादी को एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है, तो इस तरह से आपका विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अब पूछ रहा है कौन कौन सी दशाओं में, मूल अधिकारों के अंतर्गत, या फिर मूल कर्तव्यों के अंतर्गत, या फिर नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत, या फिर उपर्युक्त सभी में। तो साथियों मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो काम है, जो शिक्षा है, जो लोक सहायता है, ये आपके मूल कर्तव्यों, नहीं ये गलत है, मूल कर्तव्यों गलत है, मूल अधिकारों भी गलत है, नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है, नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है। काम, शिक्षा और लोक सहायता नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद भाग 4 में है, पहले तो यही जान लीजिए, भाग 4, ठीक। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक ये नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है। और इसी में कहा गया है कि आर्टिकल 41 में ये कहा गया है, आर्टिकल 41 में ये कहा गया है, 41 में कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान होगा, अनुच्छेद 41 में। तो अनुच्छेद 41 आपका नीति निदेशक तत्वों में आया, यानी कि 36 से 51 के बीच में। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो आपका है साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंटरेस्टेड है। देखिए, राष्ट्रपति के बारे में पूछ लिया गया है। निम्नलिखित कथनों में से भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन से सत्य हैं? 2 कथन दिया गया है और ये पूछ लिया गया है कि दोनों में से भारत के राष्ट्रपति के लिए कौन से सत्य हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, पहला कथन ये है। दूसरा है राष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि अनुच्छेद 312 के अंतर्गत 2/3 द्वारा जो है बहुमत द्वारा इसका सृजन होता है राष्ट्रपति का। थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में जान लीजिए कि अनुच्छेद 312 के अंतर्गत 2/3 बहुमत द्वारा राष्ट्रपति का सृजन लिखा हुआ है अनुच्छेद 312 में। और ये जो आपका दूसरा कथन है राष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। और जो पहला वाला है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, ये भी बिल्कुल सही है, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो इस तरह से आपका दोनों सही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए विकल्प सी दोनों सही होगा, ठीक है। समझते चलिए कि निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं ले सकते उसमें। और दूसरा है कि लोकसभा का सदस्य होने की, जो लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। तो दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
अगला सवाल है, संसदीय प्रक्रिया में अंत प्रदर्शन से क्या तात्पर्य है? अंत प्रदर्शन से क्या तात्पर्य है? पहला कथन है कि जो है संसद सदस्यों का आपस में विनम्र एवं स्वीकार्य व्यवहार बनाए रखना। दूसरा है अध्यक्ष द्वारा किसी भी सदस्य को बोलने के लिए अधिकृत करना। तीसरा है किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग करना। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि संसदीय प्रक्रिया में अंतर प्रदर्शन से क्या तात्पर्य है, मैं आपको बता दूं कि जो तीसरा विकल्प है, किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग, यही होता है अंतर प्रदर्शन। ठीक है, बाकी ये दोनों बिल्कुल गलत है। तीसरा वाला किसी अधिकारी यानी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग करना, ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं कि राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। अब पूछा गया है कि 1/3 बहुमत द्वारा या साधारण बहुमत द्वारा या 2/3 बहुमत द्वारा या आधे सदस्यों के बहुमत द्वारा। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग राज्यसभा होती है वो 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है 2/3 बहुमत द्वारा। 312 के अंतर्गत ध्यान में रखिएगा। अभी हमने आपको राष्ट्रपति के संबंध में ऊपर बता दिया था, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी। राष्ट्रपति कथन तो दोनों सत्य है, कथन दोनों सत्य है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो संसद के मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, और दूसरा राष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होना चाहिए। दोनों कथन सत्य है। यहाँ पर हमने आपको 312 बता दिया था, वो कन्फ्यूज़न हो गया था। 312 यहाँ पे है राज्यसभा के लिए। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है 2/3 बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के 2 में वर्णित दोहरा दंड का प्रावधान लिया गया है। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से या ब्रिटेन से या ऑस्ट्रेलिया से या जर्मनी के वीमर संविधान से। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(2) है, इनमें जो वर्णित है दोहरा दंड का प्रावधान वो अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला सवाल है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? ये देखिए, तीन दिए गए हैं। 89वां संविधान संशोधन, 57वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन, और पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित है। तो इसमें से देखिए साथियों, नीचे कूट भी दिया हुआ है, इस कूट के हिसाब से आपको बताना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो 89वां संविधान संशोधन है, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी 89वें संविधान संशोधन में। ये बिल्कुल सही है, याद भी कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं। दूसरा है 97वां संविधान संशोधन। तो 97वां संविधान संशोधन जिसमें है, उसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। 92वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ था? इसमें 8वीं अनुसूची के रूप में 4 अन्य भाषाएं जोड़ी गई थी। और चारों भाषाएं कौन है मैं बता दूं। एक है बोडो, दूसरा है मैथिली, तीसरा है संथाली और चौथा है डोगरी। ये पूछा जाता है अक्सर कि 4 भाषाएं कौन कौन जोड़ी गई थी। बोडो, बी से बोडो, एम से मैथिली, ठीक, और डी से डोगरी, और एस से संथाली। ये 4 भाषाएं।
बी से बोडो, एम से मैथिली, डी से डोगरी और एस से संथाली। तो ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। कब? 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। बाकी तीनों सही सुमेलित है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी सुमेलित है। अगला सवाल है कि विचार कीजिए, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, राजभाषा का प्रयोग, छठी अनुसूची जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन से संशोधन द्वारा साधारण बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं। इन तीनों में से साधारण बहुमत द्वारा कौन से कार्य किए जा सकते हैं, ये कहने का मतलब है। तो संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व ये साधारण बहुमत से नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। दूसरा है राजभाषा का प्रयोग, ये साधारण बहुमत से हो जाएगा। छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ये भी साधारण बहुमत से होने वाला कार्य है। ठीक, तो दूसरा और तीसरा सही है। तो ऑप्शन में देखिए पहला ही आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो खत्म हो गया आज के सवाल, जितने भी सवाल थे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, गुजारिश है कि ये सब इतने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं कि आपको मोटी मोटी किताबों में से ढूंढना नहीं है। ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम करवा रहे हैं, ये किसी न किसी परीक्षा में आ भी चुके हैं और आने की पूरी ताकत भी रखते हैं, इसलिए इसको हम करवा रहे हैं। डेली आपके लिए ये डोज हम करवाते रहेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।